फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 19। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राजेश ने निशा से कहा, तुम अगर हाँ कर दोगी तो ठीक है, नहीं तो सारी उम्र मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा, पर ब्याह नहीं करूंगा। तो फिर तुम्हारे नसीब में सारी उम्र कुंवारा रहना ही लिखा है। निशा बोली, तो तुम नहीं मानोगी? राजेश ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा प्यार मंजूर नहीं है। निशा बोली, अब आगे। लेकिन क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या फिर मैं अमीर नहीं हूँ, इसीलिए तुम मेरा प्यार ठुकरा रही हो ना? मैंने कहा, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, समझा? निशा बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राजेश ने पूछा। क्योंकि मैं एक धंधे वाली हूँ और हर रात मेरे बिस्तर पर एक नया मर्द होता है, और तुम मुझसे ब्याह करके मुझे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएगा ना, तब भी मेरी बदनामी मुझे वहां आकर ढूंढ ही लेगी। कभी सोचा है जब तुझे सब धंधे वाली का पति कहकर पुकारेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? तू जीते जी मर जाएगा। अभी है तुझे सब सावन का हरा हरा नजर आ रहा है। मुझसे ब्याह के बाद तेरी दुनिया में सिवाय काली रातों के और कुछ भी नहीं होगा। निशा बोली, मुझे तब भी सब मंजूर है। मैंने कहा, तू सच में मुझसे इतना प्यार करता है? निशा बोली, हाँ, सच में बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। मैंने कहा, ये तेरा प्यार नहीं, कुछ और ही है। अभी तो नया नया जवान हुआ है, इसलिए जोश कुछ ज्यादा है तुझ में। ये तेरा दोष नहीं है, तेरी उम्र में ऐसी कशिश होना आम बात है। निशा बोली, ये कशिश नहीं है, केवल प्यार है। मैंने कहा, एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद ये तेरा सारा प्यार छू हो जाएगा, और तू भी ना हो तो आजमा कर देख ले। निशा बोली, तुम फालतू की बातें कर रही हो। अब मैं तुम्हें प्यार का एहसास दिलाने आया था, लेकिन तुम तो ना जाने अपने आप को क्या समझ रही हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल फिर आऊंगा, और कल मुझे कोई गोल गोल बात नहीं चाहिए, सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब चाहिए। मैंने कहा, तू कल भी पूछेगा तो भी मेरा जवाब ना ही होगा। निशा बोली, देखते हैं मेरा प्यार जीतता है या फिर तेरी ना। देखना, मेरी याद आज तुझे रात भर सोने नहीं देगी। सच्चा आशिक हूँ, कभी हार नहीं मानूंगा। और फिर मैं निशा के माथे को बड़े प्यार से चूमकर गंगूबाई के कोठे से बाहर आ गया। मैं अपने कमरे में पहुंच चुका था और मेरे पीछे पीछे विक्की भी आ पहुंचा। और कमरे में घुसते ही विक्की ने मुझसे पूछा, भाई कैसी रही महबूबा से मुलाकात? बस ठीक ही थी। मैंने कहा, क्यों, ऐसे क्यों बोल रहा है भाई? विक्की ने पूछा। यार, मानती ही नहीं है, कहती है तुम किसी शरीफ लड़की से ब्याह कर लो। मैंने कहा, भाई उसे यकीन नहीं हो रहा होगा ना, कोई उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी उसे ब्याह करना चाहता है, इसीलिए ऐसा कह रही होगी। विक्की बोला, पता नहीं यार क्या बात है, कुछ समझती ही नहीं है। अच्छा, तुम मेरी छोड़ अपनी सुना, तेरी मुलाकात कैसी रही मीना से? मैंने विक्की से पूछा। तब विक्की बोला, हालातों की मारी है बेचारी मीना, जिससे प्यार करती थी उसी ने बेच दिया, फिर वापस ही नहीं जा पाई। बहुत रो रही थी, कह रही थी माँ बाप की बहुत याद आती है। मेरी भी आंखें छलक पड़ी उसके गम में। चल मीना, तुझे समझती तो है कम से कम, लेकिन निशा तो कुछ भी नहीं बोलना चाहती। मैंने कहा, समझ जाएगी भाई, उदास मत हो, उसे थोड़ा सा वक्त दे। विक्की बोला, और कितना वक्त चाहिए उसे? मैंने कहा, भाई प्यार कोई दाल रोटी थोड़ी ना है कि पका ली और खा ली, थोड़ा वक्त दे उसे। विक्की बोला, तू कहता है तो ठीक है। मैंने कहा, भाई थोड़ी सी रात बाकी है अभी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चल थोड़ा सा सो लेते हैं, सुबह काम पर भी तो जाना है। विक्की बोला, और फिर हम दोनों चादर तान कर सो गए। दूसरे दिन सुबह जागे और हमारा दिन यूं ही काम में निकल गया। नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए शरीर बेजान सा था, तो हमने उस रात गंगूबाई के कोठे पर जाने का इरादा छोड़ दिया और खा पी कर दोनों ही सो गए। दूसरे दिन काम पर निकल गए। दोपहर के समय में मैं अपने सेठ के कपड़ों की दुकान पर बैठा ग्राहकों को कपड़े दिखा रहा था। तभी दो महिलाएं बुरखे में आई और मुझसे कपड़ों के थान दिखाने को कहा। मैं उनके सामने थान के थान खोलता चला जा रहा था, लेकिन उन दोनों को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मैं कपड़े दिखा दिखा कर थक चुका था। तब उनमें से एक बोली, क्या हुआ, थक क्यों गए? इतनी जल्दी हार मान ली?
मैंने तब उनसे पूछा, क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। तब उनमें से एक धीरे से बोली, परसों रात तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कल रात मिलने क्यों नहीं आए? वो कोई और नहीं, निशा थी। निशा की वहां पर मौजूदगी ने मुझे ये सबूत दे दिया था कि उसके दिल में मेरे लिए जगह है। निशा के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और सच तो ये था कि मैं वहां सेठ के सामने उससे कहता भी क्या, इसलिए तब मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, और इसका ये नतीजा हुआ कि वो मुंह फुलाकर वहां से चली आई। मैं उससे बात नहीं कर पाया। इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, जिसे वो बिना समझे ही चली गई। मैं जब शाम को अपने कमरे पर पहुंचा तो मैंने बात विक्की को बताई तो वो बोला, यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन इसका मतलब है कि उसके दिल में तेरे लिए कुछ तो है, तभी तो तू रात उसके पास नहीं पहुंचा, तो वो ही तुझसे मिलने चली आई। यार ये तो बात है। मैंने कहा, तो आज रात चले उन लोगों से मिलने? विक्की बोला, चल फिर जल्दी से खाना बनाकर खा लेते हैं। मैंने कहा, तू तो पहले ही तैयार बैठा है। विक्की बोला, तो क्या करूं, बेचारी वो मुझसे मिलने आई और मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। मैंने कहा, चल फिर जल्दी से बता कि सब्जी क्या बनाऊं। विक्की बोला, यार जो भी सब्जी रखी है जल्दी से बना ले, मैं रोटियां सेक लूंगा। मैंने कहा, ठीक है। और फिर इतना कहकर विक्की ने आलू बैंगन की सब्जी बनाई और मैंने रोटियां सेक दी। फिर खाना परोसकर हम दोनों खाने बैठे। खाना खत्म करके दोनों फ्री हुए। फिर घड़ी देखी तो अभी 8:30 ही बजा रही थी। तब विक्की बोला, यार वहां 11 बजे से पहले तो नहीं जा पाएंगे, चल एक झपकी ही ले लेते हैं। नहीं यार, मैं नहीं सोऊंगा, अगर गहरी नींद लग गई तो। मैंने कहा, अरे मुझ पर भरोसा कर, अगर तेरी नींद गहरी लग गई तो मैं तुझे जगा दूंगा। विक्की बोला, और फिर विक्की की बात का भरोसा करके हम दोनों चादर तान कर सो गए। जब मेरी आंख खुली तो घड़ी रात के 12 बजा रही थी। मैंने जल्दी से विक्की को जगाया और हम दोनों जल्दी से मुंह धोकर गंगूबाई के कोठे की ओर चल पड़े। रास्ते भर मैंने विक्की को गालियां दी और बहुत कोसा कि तेरी वजह से देर हो गई, तू कह रहा था मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे जगा दूंगा। और ऐसे ही हम दोनों बहस करते हुए गंगूबाई के कोठे पर पहुंच गए। लेकिन हम दोनों जैसे ही भीतर घुसे वहां चिल्लम चिल्ली मची हुई थी। हम दोनों को माजरा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गंगूबाई कोने में खड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं देखती हूँ हराम की जनी को, ग्राहकों को मार मार कर भगाती है, इसकी सारी जवानी न उतारती तो देख लेना, बड़ी मस्ती सवार है इस पर। कहती है धंधा नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी धंधा? मैं कैसे मुफ्त में बैठा कर खिलाऊंगी? जैसा खाना मांगती है तो खिलाती हूँ, जैसा पहनने को मांगती है तो पहनाती हूँ, उस पर भी इतने नखरे। मेरा नुकसान करके तू चैन से नहीं रह सकती। हाँ हाँ, जा जा किसको सुना रही है? तू मुझे मुफ्त में नहीं खिलाती, हर रात मुट्ठी भर भर के रुपए देती हूँ, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। तुम मुझे क्या सुना रही है? ऐश तो तू कर रही है हम सबकी कमाई पर। निशा अपने कमरे से बाहर आकर बोली, बहुत जबान चल रही है तेरी, अभी देखती हूँ। गंगूबाई बोली, क्या देखेगी तू? दिखाऊंगी तो मैं तुझे अब तेरी औकात। बस बहुत हो चुका। जब मेरा मन नहीं था तो तू क्यों ग्राहकों को मेरे कमरे में भेज रही थी? निशा बोली, ये तेरा काम नहीं। गंगूबाई बोली, जब मैंने प्यार से बोला था कि मेरा मन नहीं है तो तू क्यों नहीं मानी? निशा बोली, इन सब लड़कियों का मन भी नहीं होता, तब भी तो ये अपना काम करती है ना, तो कोई अनोखी नहीं आई है। गंगूबाई बोली, मुझे कोई बहस नहीं करनी तुझसे। निशा बोली, और इसी बीच में मैं और विक्की निशा के सामने आ गए तो निशा फिर कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हम दोनों गंगूबाई के पास पहुंचे और उसे रुपए दे दिए। फिर विक्की बोला, तो मौसी हम लड़कियों के कमरे में जा सकते हैं? किसके पास जाने का है? गंगूबाई ने पूछा। तब विक्की बोला, कल की तरह मैं मीना के पास और ये निशा के पास, तू चला जा मीना के पास में। लेकिन तू कैसे जाएगा निशा के पास में? तूने अभी उसका मिजाज नहीं देखा, मार मार कर भगा देगी तुझे। गंगूबाई बोली, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भगा ही देगी ना, जान से थोड़ी ना मारेगी। विक्की बोला, पहले तू अपने दोस्त से तो पूछ कि वो जाना भी चाहता है या नहीं,
गंगूबाई बोली, ये जाएगा मौसी, बहुत जिगर वाला है। विक्की बोला, मार काट दे तो फिर मत कहना। गंगूबाई बोली, नहीं कहेगा मौसी, जाने दो उसे। विक्की बोला। इन सभी बातों के बाद गंगूबाई ने हमें अपने अपने कमरों में जाने की इजाजत दे दी। मैं कमरे के किवाड़ खोलकर भीतर पहुंचा ही था कि निशा बोली, दोपहर में बात क्यों नहीं की मुझसे? अब सेठ वही खोपड़ी पर बैठा था तो कैसे बात करता? थोड़ा लिहाज तो करना पड़ता है ना। मैंने कहा, कल रात क्यों नहीं आया था? निशा बोली, बहुत थक गया था तो आंख लग गई, इसीलिए नहीं आ पाया। मैंने कहा, और जो दिल लग गया था मुझसे वो सब झूठ था क्या? निशा बोली, नहीं, वो सब भी सच है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा, कितना प्यार करता है? लड़ जाएगा सबसे मेरे लिए? निशा ने पूछा। सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस एक बार तुम कह तो दो कि तुम भी मुझे चाहती हो। मैंने कहा, लेकिन कहने से क्या होगा, हम मिल नहीं पाएंगे कभी, मुझे ये पता है, इसीलिए तुझसे कुछ नहीं कहती। निशा बोली, कहकर तो देखो, सबसे लड़ जाऊंगा। मैंने कहा, बस मेरे इतना कहने पर वो मेरे सीने से चिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। फिर बोली, राजेश, मुझे निकाल ले इस नरक से। मैं भी चाहती हूँ मेरा भी एक घर हो, पति हो, गृहस्थी हो। मैं अब अपना जिस्म नहीं नुचवा सकती, थक गई हूँ मैं ये सब करते करते। मेरी आत्मा छलनी हो चुकी है, मुझे अपने सीने में छुपा लो, मैं यही महफूज रहना चाहती हूँ। वो उस रात मेरे सीने से लिपटकर ऐसे रोई जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। गंगूबाई पर उसका सारा गुस्सा केवल इसीलिए था कि मैं उसके पास नहीं पहुंचा था। मेरे सीने से लिपटते ही उसका सारा गुस्सा ही पिघल गया। वो मेरी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, क्योंकि मैंने उसका जिस्म नहीं चाहा था, केवल उसे चाहा था। इसलिए वो मुझसे खुलकर बातें कर रही थी। वो कभी कभी जोर जोर से खिलखिला पड़ती तो कभी दूसरे पल उसकी आंखों के आंसू मेरी शर्ट भिगो देते। उसने उस रात अपने बारे में सब बता दिया कि उसे यहाँ कौन लेकर आया था। वो स्कूल में पढ़ती थी, तब उसे चंद रुपयों के लिए अगवा कर लिया गया था। उसका बाप करोड़पति सेठ था, लेकिन बाप समय पर फिरौती की रकम अदा नहीं कर पाया तो उन लोगों ने 10 साल की उम्र में उसे कोठे पर लाकर बेच दिया। 2 साल तक गंगूबाई कुछ नहीं बोली, उसे बड़े दुलार के साथ रखा। लेकिन जब वो 12 की हो गई तो एक रात उसके एक सेठ से नथ उतरवा दी। वो उस रात बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो फिर से वही ढर्रा चालू हो गया। उसने 2 बार कोठे से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़ी गई। अब तो उसे इन सब की आदत सी हो गई थी, जीने की उमंग ही खत्म हो चुकी थी। फिर वो बोली, लेकिन जब तूने कहा कि तुम मुझसे प्यार करता है तो ऐसा लगा कि इस मरे शरीर में फिर से प्राण आ गए हो। बहुत भूखी हूँ मैं प्यार की, मुझे केवल यही चाहिए, तू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा ना? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। और फिर वो धीरे से उठी और अपनी अलमारी में से एक सिंदूर की डिब्बी लाकर बोली, तो भर दे मेरी मांग, बना ले अपनी दुल्हन। मैंने कहा, अभी इसी वक्त? तो वो बोली, बस डर गया, हो गया तेरा प्यार छू। मैंने कहा, नहीं, डरा नहीं हूँ, तो अगर यही चाहती है तो यही सही। फिर उसी रात मैंने उसकी मांग भर दी और उसके माथे को चूमकर उसे सीने से लगा लिया। हमने इतनी बातें की कि पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई। जब दरवाजे पर विक्की ने दस्तक देते हुए कहा, भाई अब चले क्या, सुबह होने को है। और फिर मैंने एक बार फिर निशा को फिर से गले लगाया और बाहर आ गया। रास्ते में विक्की ने पूछा, तो कैसी रही आज की मुलाकात? उसने तुझे मारा पीटा तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, हमने रात को शादी कर ली। क्या क्या बोला तू? शादी कर ली? कहाँ, कैसे, कब? विक्की बोला, उसके कमरे में ही शादी कर ली। मैंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। मैंने कहा, तो सुहाग रात भी? विक्की बोला, ना, ये सब नहीं, जब दिल मिल गए तो शरीरों का मिलन का कोई महत्व नहीं रखता। मैंने कहा, तो फिर किया क्या रात पर? विक्की ने पूछा। केवल बातें। मैंने कहा, भाई तू मेरी समझ से बाहर है, तू इस दुनिया का है भी या नहीं? विक्की बोला, तू क्या जाने सच्चा प्यार क्या होता है, तू तो लफंगा है, लफंगा। मैंने कहा,
नहीं, मुझे भी मीना से प्यार हो गया है। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया, वो भी मुझे चाहने लगी है, विक्की बोला। तब तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा, और फिर हम इसी तरह बातें करते हुए अपने कमरे पर पहुंच गए। अभी सुबह होने में देर थी, इसलिए कुछ देर के लिए हम सो गए और फिर मैं इसी तरह 1-2 दिन में निशा से मिलने चला जाता। और फिर एक रात निशा मुझसे बोली, अब मैं सदा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ। और फिर उस रात निशा मेरे करीब, बहुत करीब आई। हम दोनों एक दूसरे के अंग पाश में जकड़ गए। एक दूसरे की गर्म सांसों ने हमारे तनों को पिघला दिया और हम उस रात एक दूसरे के हो गए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा अपराध हो गया हम दोनों से। उस दिन के बाद निशा ने धंधा करने से बिल्कुल मना कर दिया और जब गंगूबाई ने उसे पूछा तो वो बोली, अब मैं किसी की ब्याता हूँ और अब मेरे शरीर पर केवल मेरे पति का हक है। निशा की बात सुनकर गंगूबाई तिलमिला उठी और उसने उस दिन निशा को बहुत पीटा। और फिर एक रात मैं और विक्की ने मौका देकर निशा और मीना को गंगूबाई के कोठे से भगा लाए। जितनी भी जमा पूंजी थी हम अपने साथ उसे लेकर दूसरे शहर आ गए। विक्की ने मीना की भी मांग भर दी और हम चारों खुशी खुशी एक कमरे में रहने लगे। ऐसे ही 2 महीने बीते ही थे कि एक रोज पता चला कि निशा माँ बनने वाली है। वो बच्चा मेरा ही था, क्योंकि निशा ने उस रात के बाद खुद को किसी भी गैर मर्द को हाथ नहीं लगाने दिया था। हम चारों बहुत खुश हुए, लेकिन हमारी खुशियों पर ग्रहण लगते देर ना लगी। हम चारों को आखिर एक दिन गंगूबाई के गुंडों ने ढूंढ ही लिया। मैं उस रात कमरे में नहीं था, मेरी उस रात नाइट ड्यूटी थी, क्योंकि मैं किसी बिल्डिंग में वॉचमैन था। वे गुंडे उन तीनों को एक सुनसान जगह बांध कर ले गए और वहां ले जाकर उन्हें इतना पीटा कि तीनों की जान चली गई। जब सुबह मैं कमरे पर पहुंचा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था और वहां की अस्त व्यस्त हालत देखकर मैं पुलिस थाने पहुंचा और वहां रिपोर्ट लिखवाई। तब जाकर पुलिस ने छानबीन करके उन सभी की लाशों को खोजा। अब मेरे सर पर खून सवार था और मैं वापस उस शहर गंगूबाई से बदला लेने के लिए पहुंचा। लेकिन रास्ते में मुझे ईश्वर दादा मिले, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो बीमार था और उसने पी रखी थी। मैं उसे उसके कमरे पर ले गया। तब पड़ोसियों से पता चला कि उसकी पत्नी उसकी सब जमा पूंजी लेकर किसी और के साथ भाग गई, इसलिए उसके गम में इसकी ऐसी हालत हो गई। जब ईश्वर दादा होश में आया तो उसने मुझसे माफी मांगी और बोला कि तू अब मेरे साथ रह ले। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई और मुझे उस पर तरस आ गया। फिर मैंने गंगूबाई से बदला लेने का इरादा भी छोड़ दिया। मेरी सेवा के बाद भी ईश्वर दादा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उसे खून की उल्टियां होने लगी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और 2 महीनों के बाद ईश्वर दादा भी मुझे छोड़कर चला गया और फिर एक बार फिर मैं अकेला हो गया। मेरा वहां उस शहर में मन नहीं लग रहा था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।